हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दारा सिंह गुर्जर। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज हम एक अलग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका राजस्थान का इतिहास के अंदर दोस्तों आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास में आपका जो राजस्थान का इतिहास शुरुआत होता है वो हमारे राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं से राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं, हम राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हमें देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको चेंज कर, हमें हाँ देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ रहे हैं। प्राचीन सभ्यता पढ़ने से पहले मैं आपको राजस्थान की इस प्राचीन सभ्यताओं से पहले का जो इतिहास है उसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं। इससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा कि हम राजस्थान की जब सभ्यताएं पढ़ रहे हैं तो हम वहां से शुरू न करके इसको थोड़ा पहले से हमें इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इतिहास को समय के अनुसार तीन भागों में बांटते हैं। देखते हैं कि आपके वो तीन भाग कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमें उससे पहले के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमें समय के आधार पर राजस्थान का जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उससे पहले के समय को हम दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। पहला आपका है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है। और अगला दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल है। देखिए दोस्तों, इतिहास में समय के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल और अगला आता है आपका ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों कि इनमें है क्या, इनको प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया है या क्या है, वो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो इतिहासकारों ने आपका प्रागैतिहासिक काल बनाया या इसको इस काल में बांटा, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर इन्होंने इतिहासकारों ने कहा है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों कि मनुष्य को लिखित सामग्री, हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल आपका लिखित सामग्री पर या लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ध्यान रखिएगा कि आपके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों की लिखित सामग्री इस काल के अंतर्गत उपलब्ध नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि देखिए जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर मनुष्य को लिखना नहीं आता था, या हमें यह कह सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार की लिखी हुई सामग्री प्राप्त नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों हमें लिखी हुई सामग्री प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इस काल में और क्या क्या है। इसी कारण हमें दोस्तों इस काल की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जिस काल में कुछ लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता है तो उसे हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। आगे देखिए दोस्तों, इस काल में हमें पाषाण काल को रखते हैं। किस काल को रखते हैं? पाषाण काल को।
क्यों क्यों दोस्तों, देखो कि पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपका जो पूरा पाषाण काल है, इस पाषाण काल के अंतर्गत दोस्तों कि जो मनुष्य था इस काल के अंतर्गत वो पत्थर के औजार बनाता था। ध्यान रखिएगा, किसके बनाता था? पत्थरों के औजार बनाता था। इसी कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम इसी कड़ी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर देखिए दोस्तों कि इस काल में जो आपका मनुष्य था या जो मनुष्य थे इस काल में, उन मनुष्य ने दोस्तों आपका इस काल के अंतर्गत कृषि करना, पशुपालन करना और इस काल के जो मनुष्य थे या जो मानव था इस काल के अंतर्गत दोस्तों आपका वो कृषि करना और पशुपालन करना सीख गया था। हम कह सकते हैं, आपके कई बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि मनुष्य किस काल के अंतर्गत कृषि और पशुपालन करना सीख गया था, तो दोस्तों आपका वो पाषाण काल आपका आंसर आएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आपके इस काल के अंतर्गत जो आपका मनुष्य था वो दोस्तों अग्नि का आविष्कार, या हम कह सकते हैं कि अग्नि की जानकारी इस काल के लोगों को हो गई थी। हो गई अगली जानकारी कि इस काल का जो मनुष्य था दोस्तों वो अग्नि को भी जान लिया था, या उस काल के लोगों ने अग्नि का भी आविष्कार कर लिया था। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों कि इस काल के अंतर्गत मनुष्य ने सबसे बड़ी खोज की, जिसे प्रथम मनोवैज्ञानिक खोज भी कहा जाता है पाषाण काल के अंतर्गत। वो थी दोस्तों कि इस काल के लोगों ने सबसे बड़ी आविष्कार किया या सबसे बड़ा आविष्कार किया, सबसे बड़ी खोज की, वो थी दोस्तों आपकी पहिए का आविष्कार। क्या था? पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार सबसे बड़ी खोज मानी जाती है आपकी पाषाण काल के अंतर्गत दोस्तों कि मनुष्य ने इस समय के अंतर्गत आपकी पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये काल अपना पूरा हो गया। हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, हमने देख लिया है कि आपका प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, किस काल के अंतर्गत यह काल था आपका, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजों के अवशेष हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हमें देख लिया है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं, देखिए अगला आपका जो काल आता है वो है दोस्तों आपका कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, देखिए इस काल के अंतर्गत दोस्तों लोगों को लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है, लिखित सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ध्यान रखिएगा कि इस काल के लोगों को दोस्तों, इस काल के लोगों को दोस्तों लिखित सामग्री का तो ज्ञान था, या लिखित सामग्री हमें इस काल के अंतर्गत प्राप्त होती है, लेकिन दोस्तों आज तक इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार इस काल की लिपि को पढ़ नहीं पाया है। अब जब पढ़ नहीं पाया है तो दोस्तों हमें इस काल की भी पूरी जानकारी या पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ध्यान रखिएगा, आपका जो आदि ऐतिहासिक काल है उस काल के अंतर्गत हमें दोस्तों लिखित सामग्री प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। आगे देखिए कि इसमें और क्या होता है आपका। देखिए दोस्तों, आपका इस काल के अंतर्गत ताम्रयुगीन, और ताम्रयुगीन के बाद में दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के साथ दोस्तों हम कह सकते हैं आपकी कांस्य युगीन सभ्यताएं। ध्यान रखिएगा, ये सभी दोस्तों आपकी किसके अंतर्गत आती है या किस काल के अंतर्गत आती है, तो वो है दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता, या हम बात करें कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी दोस्तों आपके
प्राग आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। दोस्तों इस समय के अंतर्गत हम कह सकते हैं आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत संसार के अनेक देशों में भी और सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र की सभ्यता, यदि हम एशिया महाद्वीप में बात करें तो ईरान इराक के अंतर्गत आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता भी इस काल के अंतर्गत विकसित हुई, उनका उत्थान हुआ, उनका विकास हुआ। उसके बाद में बात करते हैं भारत की सिंधु सभ्यता, वो भी दोस्तों आपकी इस काल के अंतर्गत आती है। संसार में और भी सभ्यताओं का विकास हुआ, उत्खनन हुआ, उनकी खोज हुई। जैसे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपकी माया सभ्यता, यूनानी सभ्यता और चीन की आपकी वांगो नदी की सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यताएं हैं जो संसार की जिन सभ्यताओं का प्राचीन काल के तरह अंतर्गत इनका विकसित हुई है और इनका उत्थान हुआ, इनका विकास हुआ और हमने अब वर्तमान में जाकर के इन सबको खोजा। तो आपकी ये सब जो सभ्यताएं हैं वो आपकी आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों हम इसके बाद में बात करते हैं कि आपके इस काल के अंतर्गत जो हमें हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए दोस्तों हमारी जो इस काल के अंतर्गत जो हमारे राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं वो हम कह सकते हैं कि इस काल के अंतर्गत आपकी सभ्यताएं ताम्र युगीन सभ्यताएं, ताम्र युगीन सभ्यताएं और आपकी लोहे युगीन सभ्यताएं, लोहे युगीन सभ्यताएं। देखिए मेरे आपको इतना पढ़ाने का जो कारण था वो यही था कि मैं आपको जो अपना मेन टॉपिक था उस पर लाने का मैं प्रयास कर रहा था आपको, कि मैं आपको उससे पहले का जो मटेरियल था, जो चीजें संबंधित थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम देख रहे थे कि आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताएं आती है और लोहे युगीन सभ्यताएं आती है। उसके बाद में हमारा जो अंतिम है आपका आधे ऐतिहासिक काल। देखिए आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपका देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों आपका यह काल पूरा लिखित सामग्री पर उपलब्ध है या लिखित सामग्री से ही चलता है, लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा हमारा जो ऐतिहासिक काल है वो दोस्तों आपका पूरा लिखित साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। हम कह सकते हैं आपका कि इस काल के अंतर्गत हमारा वैदिक काल से लेकर के आज तक का जो अपना इतिहास है या जो बातें हैं वो सब आपके ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगी। देखिए दोस्तों अपन एक बार इसको दोबारा से और अच्छी तरीके से एक बार मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं है उसको देखे। दोस्तों हमारा टॉपिक है प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं। प्राचीन राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत हम दोस्तों देख रहे हैं सबसे पहले हमें उससे कुछ पहले की घटनाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत आपकी ये जो प्राचीन सभ्यताएं वो आती है और इतिहास को दोस्तों इतिहासकारों ने समय के आधार पर आपको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। 3 कालों में विभाजित कर दिया। अब तीनों कालों के अंदर देखते हैं कि है क्या इनके अंदर। इतिहासकारों ने इनको 3 कालों के अंदर विभाजित कर दिया, लेकिन अब देखते हैं कि इनके अंदर है क्या कि इनको 3 कालों के अंदर विभाजित किया। देखिए दोस्तों हम देखते हैं आगे कि हमारा जो पहला काल आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपका कि यह काल जो है या इस काल के अंतर्गत दोस्तों हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है या कोई भी लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इसी कारण दोस्तों हमें प्रागैतिहासिक काल की पूर्ण जानकारी या पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। यहां तक समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए इसी काल के अंतर्गत दोस्तों आपका इस काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि पाषाण काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस काल का जो मनुष्य था वो मनुष्य दोस्तों आपका पत्थरों से ही अपने औजार या अपने उपकरण बनाता था। इसी कारण इस काल को दोस्तों आपका क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। दोस्तों आपका पाषाण काल भी 3 भागों में विभाजित है समय के आधार पर, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आपका कि इस काल का जो मनुष्य मानव था या इस काल के जो लोग थे वो दोस्तों देखिए कि कृषि करना ये मनुष्य सीख गया था और पशुपालन करना भी इस काल का मनुष्य सीख गया था। ध्यान रखना, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि किस काल के अंतर्गत मनुष्य ने पहली बार कृषि व पशुपालन करना वो सीखा था। तो दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल आंसर में आएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों इस काल का जो मनुष्य था उसने दोस्तों आपके अग्नि करना वो सीख गया था। पहले, इससे पहले जब अग्नि का उनको पता नहीं था दोस्तों आपका मनुष्य बिना पका हुआ भोजन ग्रहण करता था। उसके बाद में दोस्तों आपका मनुष्य जब अग्नि का आविष्कार हो गया या अग्नि के उनके जानकारी प्राप्त हो गई, मनुष्य अपना भोजन पका हुआ खाने लगा। यहां तक अपना कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे देखते हैं कि मनुष्य जो आपका मनुष्य था दोस्तों वो इस काल के अंतर्गत दोस्तों जो प्रथम मनोवैज्ञानिक खोज मानी जाती है कि जो कौन सी, कि इस काल का मनुष्य पहिए का आविष्कार करना सीख गया था। ध्यान रखिएगा कि पहिए का आविष्कार किस काल के अंतर्गत हुआ दोस्तों, आपका पाषाण काल के अंतर्गत हुआ या फिर आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहला अपना टॉपिक क्लियर है। दूसरे पार्ट पर अपन चलते हैं। देखिए आपका दूसरा पार्ट, दूसरा हमारा पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत दोस्तों देखिए कि हमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है, लेकिन दोस्तों लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन दोस्तों उस लिखित सामग्री को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। इसी कारण हमें इस काल की भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्यों के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को हमने या कोई भी इतिहासकार जो संसार का ऐसा नहीं हुआ है जो आपके इस काल के लिपि को पढ़ सके। दोस्तों हमारे इस काल के अंतर्गत जो आपकी सबसे सभी सभ्यताएं इस काल के अंतर्गत आती है, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, या उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी कांस्य युगीन सभ्यताएं। दोस्तों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता हमारी इस काल के अंतर्गत आती है, तो हमें सिंधु सभ्यता की लिपि को हम भी आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ध्यान में रह जाएगी बात। देखिए दोस्त मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूं कि इस काल का जो मनुष्य था दोस्तों आपका वह पहली बार तांबा धातु का प्रयोग करना सीख गया था। ध्यान रखेगा मनुष्य पहली बार किस धातु का प्रयोग करना सीखा था, तो दोस्तों आपकी वो क्या आएगी, तांबा धातु। ध्यान रखना, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मनुष्य आपका तांबा धातु का प्रयोग करना सीख गया था। उसके बाद में दोस्तों इस काल का जो आपका मनुष्य था उसने एक और आपका आविष्कार किया, वो क्या था। देखिए इस काल का जो मनुष्य था दोस्तों आपका वो तांबा और टिन मिलाकर के तीसरी धातु का इसने निर्माण किया, और वो धातु आपकी क्या कहलाए, कांस्य। इसी कारण दोस्तों इसको कांस्य युगीन काल या समय भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि इस काल का मनुष्य तांबा धातु का प्रयोग करना सीख गया, और इस काल के अंतर्गत दोस्तों मनुष्य ने तांबा और टिन मिलाकर के तीसरी धातु का निर्माण किया, और वो आपकी तीसरी धातु कौन सी थी, कांसा थी। ध्यान रह जाएगा। देखिए इसी काल के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है मेन राजस्थान के प्राचीन सभ्यता है वो आपके इसी काल के अंतर्गत आएगी। अब अपना लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऐतिहासिक काल। देखिए आपका जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों इस काल के अंतर्गत हमें पूरा लिखा हुआ प्राप्त होता है, और जो लिखा हुआ मिलता है दोस्तों हमें उसे पढ़ भी लेते हैं। वो काल आपका कौन सा कहलाएगा, ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसको वैदिक काल से इसका प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल से लेकर के आज तक का जो आपका इतिहास है या जो समय है वो पूरा का पूरा आपका इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। यहां तक मामला क्लियर, अपने दो बार देख लिया, दो बार समझ लिया। देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की और, जो अपना टॉपिक मूल जो टॉपिक है उसकी और हम अब प्रस्थान करते हैं। देखिए दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। देखिए अपना जो मेन टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब देखिए राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी
उनके बारे में हमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, देखिए दोस्तों, देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, समय के अनुसार और धातु के प्रयोग के आधार पर। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को हम दोस्तों दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो हम समय के आधार पर और एक हम धातु के आधार पर। देखिए दोस्तों, हम धातु के आधार पर इसको यदि विभाजित करें या इसको बांटे तो पहला आपका आएगा ताम्रयुगीन सभ्यताएं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में जो आपका पहला भाग आता है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताएं। आपका दूसरा जो भाग है वो है लौह युगीन सभ्यताएं। कौन सा है? लौह युगीन सभ्यताएं। बांट दिया हमें इन्हें दो भागों में। समय के आधार पर आप इसको मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं थी वो किसके आधार पर? धातु के प्रयोग के आधार पर। धातु का प्रयोग है, देखो दोस्तों, जब मनुष्य ताम्र धातु का प्रयोग करता था तो उस काल की सभी सभ्यताएं हमें क्या कहलाएगी? ताम्रयुगीन सभ्यताएं। उसके बाद में दोस्तों देखिए कि जो सभ्यताएं या जिस काल के अंतर्गत लोगों ने या मनुष्य ने लोहे धातु का प्रयोग किया उस काल की सभी सभ्यताएं क्या कहलाएगी? लोहे युगीन सभ्यताएं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए अब ताम्रयुगीन सभ्यता में आपके कौन कौन सी चीजें आती है वो हम देख लेते हैं। देखिए कि क्या है ताम्रयुगीन आपकी सभ्यताएं और उसके अंतर्गत देखिए दोस्तों हम देखते हैं आगे। देखिए आपकी जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसके अंतर्गत राजस्थान में आपकी जैसे बात करें हम कालीबंगा, और कालीबंगा के साथ में दोस्तों हम बात करें आहड़, आहड़ के बाद में अगर बात करें हम दोस्तों आपकी बालाथल, बालाथल के बाद में अगर हम बात करें दोस्तों आपका तो है बागौर, बागौर के बाद में अगर हम बात करें दोस्तों आपकी है गणेश्वर, गणेश्वर के बाद में अगर दोस्तों हम बात करें हैं तो आपकी है गिलोंड। ये दोस्तों आपकी कुछ प्रमुख है राजस्थान की ताम्रयुगीन आपकी सभ्यताएं हैं जो आपके सामने है कि कालीबंगा है, आहड़ है और बालातल है, बागौर है और आपकी गणेश्वर और गिलुंड राजस्थान की प्रमुख है ताम्रयुगीन आपके सभ्यताएं हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी लोहे युगीन सभ्यता की। देखिए दोस्तों लोहे युगीन सभ्यता में आपकी पहली आती है बैराट। कौन सी? बैराट। बैराट के बाद में अपन बात करें तो आपका आती है नौहे, नौहे के बाद में अपन बात करें तो आपकी आती है रेड टोंक, उसके बाद में अपन बात करें तो नगर टोंक, उसके बाद में अगर अपन बात करें अगले स्थल की तो दोस्तों आपका नगरी, नगरी के बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों आपका तो चंद्रावती। ये दोस्तों प्रमुख आपकी कुछ राजस्थान की लोहे युगीन कुछ सभ्यताएं हैं जो आपके सामने है। मैंने दोस्तों आपकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को दोस्तों समय के आधार भी और धातु के प्रयोग के आधार भी मैंने दो भागों में इसको विभाजित किया। पहला है आपका समय के आधार पर अध्ययन करें तो मनुष्य ने सबसे पहले दोस्तों आपके तांबे धातु का प्रयोग किया था, इस कारण पहले आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताएं आएगी। उसके बाद में मनुष्य ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था, इसलिए आपका बाद में क्या आएगा? लोहे युगीन सभ्यता है। देखिए दोबारा से हम देख लेते हैं इसको एक बार और। देखिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं में आपके दोस्तों आएगा आपकी कालीबंगा है, आहड़ है, बालातल है, बागौर है, गणेश्वर है और आपकी गिलोंडे है। ये प्रमुख कुछ हमारे राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताएं मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों आपकी राजस्थान की अगली आती है आपकी क्या? लोहे युगीन सभ्यताएं। देखिए दोस्त लोहे युगीन सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है दोस्तों आपके वो है बैराट, नौहे, रेड, नगर, नगरी और चंद्रावती। ये राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख लोहे युगीन सभ्यताएं आपकी है। यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक आपने देख लिया है। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए
अपन सबसे पहले बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके किसकी, कालीबंगा सभ्यता। देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि कालीबंगा भी आपका सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता है। तो दोस्तों इसका या इस सभ्यता का जो आपका समय रहेगा वो रहेगा 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता थी हमारे राजस्थान में, उसका उत्थान, उसका विकास कब से लेकर के कब तक हुआ और उसका अंत कब हुआ, वो दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इसको माना जाता है। इसी कारण इसका समय आपका 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व रहेगा। ये बात हो गई समय की। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले सिंधु सभ्यता के अंतर्गत बता दिया था, लेकिन फिर बता रहा हूं कि दोस्तों ये आपका जो समय है वो सिंधु सभ्यता का रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार माना जाता है। किसके अनुसार दोस्तों? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार माना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में दोस्तों इसको C14 या C14 भी कह सकते हैं। ये बात इसके समय की हो गई। समय के बाद में हम देखते हैं आगे बात करते हैं कि आपका जो कालीबंगा स्थल है इसकी खोज किसने की। देखिए दोस्तों, क्या खोज, देखिए दोस्तों कालीबंगा जो स्थल है इसकी खोज दोस्तों अमलानंद घोष ने 1952-53 में कालीबंगा नामक नगर की खोज की। इन्होंने खोज तो कर दी, लेकिन दोस्तों अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन नहीं किया था। अब देखिए कि उत्खनन तो इन्होंने नहीं किया तो किसने किया। देखिए इसका उत्खनन किया था दोस्तों बी के थापर। किसने? बी के थापर व बीबी लाल ने कालीबंगा का क्या किया? उत्खनन किया। और कब किया? 1961 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ वो 1961 में बी के थापा व बीबी लाल के द्वारा किया गया था। ध्यान रह जाएगा। अब देखिए आगे बात आती है कि इसका समय, किस समय इसकी खोज हुई। तो खोज दोस्तों आपकी 1952 से लेकर के 1961 में इसका उत्खनन हुआ। यह इसका समय है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कालीबंगा राजस्थान के या भारत के किसी जगह पर या किस स्थान पर अवस्थित है, तो उसके बारे में हमें देखते हैं। देखिए दोस्तों कि जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है या जो आपका जो कालीबंगा नगर है वो दोस्तों आपका हमारे राजस्थान राज्य में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगा नगर स्थित है। ध्यान में रह जाएगा दोस्तों आपके ये। देखिए अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों आपकी जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को ही दोस्तों आपके वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों क्या कहा गया है? प्राचीन सरस्वती नदी इसको कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी जो देखिए आपकी जो घग्गर नदी है उसको प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रह जाएगा कि घग्गर नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? वो नाम है आपके सामने क्या? प्राचीन सरस्वती नदी। क्योंकि दोस्तों देखिए प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो वेदों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसी कारण इस नदी को वेदों में दोस्तों नदी तमे व देवी तमे की संज्ञा दी गई थी। यानी कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो नदी है वैदिक काल की वो आपकी
सरस्वती नदी मानी जाती थी, या फिर जो देवियों में सर्वश्रेष्ठ है वो आपकी कौन थी? सरस्वती नदी। इसी कारण इसको वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। देखिए मैं आपको और कुछ आपके इस घग्गर नदी के कुछ उपनाम बता देता हूं जो आपके ज्योग्राफी में भी काम आता है। देखिए सरस्वती के उपनाम है कि इस नदी को और क्या क्या नाम से जानते हैं। देखिए इस नदी को लेटी हुई नदी, और दूसरा इसका उपनाम है मृत नदी, तीसरा इसका उपनाम है सोतर नदी। ध्यान रखना अगला इस नदी का नाम है मरत नदी, आ गया आपका लेटी हुई नदी, सोतर नदी और हाकरा नदी। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस नदी को दोस्तों आपके राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आपकी ज्योग्राफी या भूगोल के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि घग्गर नदी के प्रमुख उपनाम, कि घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों आपको कि घग्गर नदी को हम लेटी हुई नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, इसको सोतर नदी भी कहते हैं और इसको हाकरा भी कहा जाता है। और सबसे अंतिम में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि इस नदी को हमारे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों वो आपकी कौन सी नदी होगी? घग्गर नदी। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहां से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों इसको पाकिस्तान में हाकरा या हाकड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको पाकिस्तान में हाकरा या हाकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई आपके घग्गर नदी से संबंधित। मैं एक बार इसको आपको रिपीट करवा देता हूं। देखिए दोस्तों अपन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम सबसे पहले कालीबंगा का टॉपिक हमने लिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि जो आपकी कालीबंगा है, इस कालीबंगा का जो समय माना जाता है आपका, वो समय देखिए दोस्तों कि कालीबंगा का समय यह है आपका कि यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसी कारण इसका समय 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाएगा। उसके बाद में देखिए ये जो समय माना गया है वो आपका रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर या C14 के आधार पर माना गया है, ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद में देखिए जो आपका कालीबंगा नगर है उसकी खोज दोस्तों किसने की? अमलानंद घोष ने 1952-53 के अंतर्गत इस नगर की खोज की थी। किसकी? कालीबंगा के। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि इसका खोज तो हो गई थी कालीबंगा का, लेकिन दोस्तों इसका उत्खनन अभी भी नहीं हुआ था। तो इसका उत्खनन किसने किया और कब किया वो देखिए। देखते हैं दोस्तों कि इसका उत्खनन जो आपके कालीबंगा नगर है जो सभ्यता है उसका उत्खनन B.K. थापर व B.B. लाल ने 1961 के अंतर्गत इसका उत्खनन किया। उसके बाद में दोस्तों इसका जो समय है आपका 1952 में इसकी खोज, 1961 में इसका उत्खनन। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि कालीबंगा जो नगर है हमारा राजस्थान के अंतर्गत किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में देखिए दोस्तों कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगा नगर अवस्थित है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ घग्गर नदी के बारे में बता रहा था। देखिए कि इस घग्गर नदी को दोस्तों प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी हम इसको जानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया दोस्तों आपकी सरस्वती नदी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई। देखिए दोस्तों जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसे ही वर्तमान में आपको एक घग्गर नदी माना जाता है। तो दोस्तों देखिए कि इस घग्गर नदी के जो उपनाम है वो देखिए दोस्तों आपके इस घग्गर नदी को लेटी हुई नदी भी कहा जाता है, इस नदी को दोस्तों मृत नदी भी कहा जाता है और इस नदी को आपकी सोतर नदी के नाम से भी जाना
जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका इस नदी को हकरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इस नदी को दोस्तों आपका राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी को दोस्तों राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी शायद। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि और कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि आगे और क्या है आपका कालीबंगा के अंतर्गत। देखिए, कालीबंगा जो आपका सभ्यता है, मैं आपको उसके उपनामों के बारे में बता देता हूं कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, या हमें इसे और किन नामों से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो कालीबंगा जो नगर है आपका, उसके उपनाम प्राप्त होते हैं कि इसे दोस्तों आपके गरीब बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पहला नाम हो गया कि कालीबंगा को गरीब बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसका दूसरा नाम है कि इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या? कि इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। हो गए दो नाम। अगला देखिए दोस्तों, इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो वह है आपका दोस्तों कौन सा? कालीबंगा। नामों से लेकर आपको कोई समस्या नहीं होगी, शायद ये सीधे हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। देखिए कि इसके तीन हमें उपनाम प्राप्त होते हैं। पहला आपका गरीब बस्ती, हम इसे भी कहते हैं। दूसरी से हम दीनहीन बस्ती के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका इसे हम सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी हम कालीबंगा को जानते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि हमें जब इसे तीसरी राजधानी बताया, वो है दोस्तों हमारे राजस्थान के डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा आपकी तीसरी राजधानी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूं कि सिंधु सभ्यता की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी है, या हमें किसे कहते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो प्रथम राजधानी है आपकी, वो है दोस्तों आपकी कौन सी? हड़प्पा। दूसरी आपकी कौन सी है दोस्तों? दूसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की वो है आपकी क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की पहली और दूसरी राजधानी मानी जाती है, और इसे राजधानी बताने वाला व्यक्ति था दोस्तों आपका स्टुअर्ट पिगट। कौन था दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने कालीबंगा आपके सिंधु सभ्यता की पहली और दूसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया। यदि आपकी क्वेश्चन भी आ जाए कि सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा है, आपकी दूसरी राजधानी आपकी मोहनजोदड़ो है, तीसरी राजधानी आपकी कालीबंगा है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी लगता है मुझे। आगे देखें, हम देखते हैं कि जो आपका ये कालीबंगा शब्द है, इसका अर्थ, इंतजार कर रहे होंगे कि गुरुजी ने अर्थ तो बताया नहीं, तो अब देख लीजिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आपका जो कालीबंगा शब्द है, वो दोस्तों आपका किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा जो शब्द है आपका, वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द माना जाता है। इसका कालीबंगा का सिंधी भाषा में अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये आपका कालीबंगा का जो शब्द है, उसका अर्थ हो गया कि कालीबंगा जो शब्द है आपका, वो दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में कालीबंगा का जो अर्थ हुआ, वो है आपका काले रंग की चूड़ियां। ध्यान हो रह जाएगा। मैं आपको इसे एक बार और समझा देता हूं
और आपको बता देता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, हमें कालीबंगा के 3 नाम उपनाम प्राप्त होते हैं। पहला है गरीब बस्ती, दूसरा है आपका दीनहीन बस्ती, तीसरी है कि इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हमें कि कालीबंगा को जो तीसरी राजधानी कहा, वो कहने वाला व्यक्ति था आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। अब जब तीसरी राजधानी ये हो गई तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पहली और दूसरी राजधानी कौन सी होगी। तो आपकी दोस्तों पहली और दूसरी राजधानी भी मैंने हम यहां आपको बता दी है। पहली राजधानी आपकी दोस्तों हड़प्पा है और दूसरी राजधानी दोस्तों आपकी कौन सी है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्रथम और द्वितीय राजधानी बताने वाला व्यक्ति ब्रिटेन का इतिहासकार था स्टुअर्ट पिगट। इस व्यक्ति ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां है। ध्यान में रह जाएगा। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो आपका कालीबंगा शब्द है वो आपका सिंधी भाषा का शब्द माना जाता है और इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम आगे कि आपका और क्या है, कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है उसके अंदर देखते हैं कि आगे और क्या है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों कि हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है वो भारत का, या हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का, देखिए दोस्त सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। कालीबंगा को भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। देखिए दोस्तों अगली बात आती है, अपन अगली बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता को दोस्तों स्वतंत्र भारत में खोजा गया दूसरा स्थल था। ध्यान रखिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद में हमारे देश में सिंधु सभ्यता के जिन स्थलों का उत्खनन हुआ या उनकी खुदाई हुई, उनमें आजाद होने के बाद में हमारे देश के अंदर कालीबंगा को दूसरे स्थल के रूप में इसका खोजा गया था। अब हम आपके मन में प्रश्न आता है कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में आपका पहला स्थल कौन सा है, तो आपका पहला स्थल माना जाता है रोपड़। जब भारत आजाद हुआ तो रोपड़ ऐसा स्थल था जो आजादी के बाद इसको खोजा गया था। और आपका दूसरा स्थल किसको माना जाता है, कालीबंगा को दूसरा स्थल माना जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखिए यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए दोस्तों संस्कृत साहित्य में जो आपका कालीबंगा है, संस्कृत साहित्य में कालीबंगा के क्षेत्र को एक अलग नाम है, वो लिख रहा हूं मैं, बहुधान्य वादक इस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये दोबारा से देख लेते हैं हम इसको। देखिए हमने देखा
कि भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का जो तीसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है वो दोस्तों आपका कालीबंगा को माना जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसको जो भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जो दूसरा स्थल खोजा गया वो आपका कौन सा था? कालीबंगा। अगर अपन पहले की बात करें तो दोस्तों आपका पहला था रोपड़ स्थल, जो सिंधु सभ्यता का जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में इसकी पहली बार या इसको पहली बार खोजा गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका जो कालीबंगा क्षेत्र है उसको संस्कृत साहित्य में बहुधन्यवादक के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेष। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष है दोस्तों, वो हमें अगली कक्षा के अंदर हम अध्ययन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब हमारी कक्षा को देखते हैं तो हमारे YouTube चैनल देव क्लासेस बूंदी को आप लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास से संबंधित कोई समस्या है तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाल करके भी आप हमें अवगत करवा सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का जल्दी से समाधान भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।